अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज मौज़ूआत। सबसे पहले आपको बता दें कि आज किस मौजू पर गुफ्तगू होगी। बड़ा ही अहम मौजू है। IMF की हालिया जायज़ा रिपोर्ट आ गई है सामने और पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया, ये बता रही है ये रिपोर्ट। और एक चार्जशीट है इमरान खान साहब के खिलाफ IMF की और हम देख रहे हैं कि मईशत की तबाही का जिम्मेदार भी उसमें इमरान खान साहब को ही ठहराया गया है। शौकत तरीन साहब हालिया ऑडियो टेप को जाली बताते हैं, इस हवाले से बात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन सवाल जब अदालत जाने का होता है तो फिर वो कहते हैं जी कि मैं कहीं नहीं जा रहा। शौकत तरीन साहब ने यह भी दावा किया है जनाब के सितंबर तक तो वो छुट्टी कराने वाले थे। जी हाँ, यही सितंबर 2022 तक उनकी हुकूमत यानी PTI की जो हुकूमत है वो तो छुट्टी करा देती IMF की। बस ऐसे ही जो है वो IMF की डील जो है वो कर ली गई है। बहरहाल इसकी क्या हकीकत है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात होगी जी PTI की मीडिया मुहिम के लिए मशकूक फंड्स इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है और वजारत दिफा ने साबिक फौजियों की 2 तंजीमों से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, आपकी तरफ हम आएंगे लेकिन आज बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन मैं करा दूं। इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना रहे और मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर तरीन रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक डार साहब एंड वेलकम टू आवर शो। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच जी। बुखारी साहब बात करेंगे। इसहाक डार साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब बुखारी साहब, आपसे बात करने को हम तरसते रहते हैं, बहुत दिल चाहता है आपसे बैठ के कभी तफसील से बात हो। आपका हुक्म था, मैं एक मीटिंग से बाहर निकल के आपने फरमाया कि बड़ी जरूरी बात करनी है 10-15 मिनट के लिए, तो मैं हाजिर हूँ जी। आपकी बहुत मेहरबानी है। मैंने तो जिस ख्वाहिश का इजहार किया वो ये थी कि आपसे तवील बात भी करने को दिल चाहता है बैठ के सामने, इसलिए कि आपसे आदमी एजुकेट होके उठता है। तो बात को मुख्तसर करते हैं जनाब। ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, एक तो इसके ऊपर मुझे आपका एनालिसिस चाहिए। आपसे मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है इसको कि इसकी क्या यानी इसकी पाकिस्तान के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब होंगे और इसमें क्या वो चीज़ है जो हमें तंग करेगी आने वाले दिनों में। जी इसहाक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। बुखारी साहब, आपको याद होगा कि आपके और आपके 3 साथियों के साथ मैंने 2 प्रोग्राम किए थे जब ये प्रोग्राम अभी चल रहा था, और मैं जो मेरे खदशात जो थे आज इस रिपोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। ठीक, मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो मिस हैंडलिंग थी, बदकिस्मती से PTI की गवर्नमेंट ने मसलन रुपए को खुला छोड़ दिया, फिर महंगाई का तूफान आना शुरू हो गया, फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% पे चले गए, तो सारी चीज़ें मैंने निशानदेही करता रहा हूँ। और फिर उसके बाद कोविड की वजह से ये रेट हमें पॉलिसी रेट नीचे लाए, वरना हम बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं रहते किसी भी हवाले से। वो बड़ी लंबी स्टोरी है और आज मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है, इसको जैसे आपने फरमाया कि आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये बड़ी क्लियरली इट्स ए चार्ज शीट अगेंस्ट द प्रीवियस गवर्नमेंट कि जी पाकिस्तान जो है जो वर्चुअली इतना गंभीर यानी भंवर में फंस गया था कि जब इन्होंने देखा कि फरवरी में हुकूमत जाने वाली है, तो इन्होंने बहुत जल्दी में कुछ ऐसे एक्शन कर दिए जो कि मैं समझता हूं कि कोई भी प्रूडेंट और लॉयल जो अगर पॉलिटिकल पार्टी या लीडरशिप हो तो वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो कहे जी हुकूमत जाती है जाए, मैं रहूं या ना रहूं, पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान को हमने बचाना है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा है बुखारी साहब कि ये रिपोर्ट क्राइटेरिया बता रही है कि जी 2 जो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं, एक हमारे स्ट्रक्चरल जो है वो बेंचमार्क्स होते हैं। ये इस प्रोग्राम का खासा है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और ये फिर हर क्वार्टर में रिव्यू होती हैं। एक होता है हमारा नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स, और वो जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व इसलिए उसकी बहुत जरूरत है कि हम जो डोमेस्टिक डेट तो अपना सर्विस कर सकते हैं, लेकिन नेट जो हमारा एक्सटर्नल डेट है डॉलर्स में या दूसरी करेंसीज में, रुपयों के अलावा जो डेट है दूसरे मुल्कों का, वो हमें करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए। इसलिए हमेशा हर एक IMF के प्रोग्राम में इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस होता है कि जी नेट इंटरनेशनल रिजर्व टारगेट्स होते हैं कि आपको कितने, और उसके पीछे ये एक वर्किंग होती है कि आपकी प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट्स अगले क्वार्टर की और फिर एक साल की क्या होंगी, आपकी रेमिटेंसेस कितनी एक्सपेक्टेड हैं जो आएंगी, आपके जो इंपोर्ट्स कितनी होंगी, और फिर आपका कोई अगर कैपिटल रिसीट है, अगर आपने कोई, ये सारी तफसील से हम फाइनेंस मिनिस्ट्री
जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो IMF के साथ वर्किंग करती हैं। जी जी। तो उसके बाद एक नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो है उसको टारगेट फिक्स किया जाता है। ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है, बहुत जरूरी होता है, और ये आप हमारे लिए भी जरूरी है, IMF को छोड़ें पाकिस्तान के लिए। तो आपने देखा कि रिसेंटली जब इन्होंने नई हुकूमत ने वो जो तमाम जो वादे किए थे PTI हुकूमत ने, और फिर उसको ना सिर्फ वादे पूरे नहीं किए, यानी फायदे मीन के फाइनेंशियल कंडीशनैलिटीज, ये कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा जाते जाते सियासत, गंदी किस्म की सियासत कर दी कि जी हम कीमतें बढ़ाने की बजाय कम करते हैं, हम 4 महीने के लिए इसको फ्रीज कर रहे हैं, हम जो है टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं। वो सारी चीजें जो हैं ये प्रोग्राम के खिलाफ होती हैं, और ये प्रोग्राम कोई भी हो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो हम उसकी फिर हमने एक देखा कि खुमाजा भुगता कि वो हमारी वल्नरेबिलिटी जो थी पाकिस्तान की वो बहुत ज्यादा पीक पे चली गई, और यहाँ तक मामला पहुंच गया कि डिफॉल्ट की बातें होने शुरू हो गई कि अगर पाकिस्तान यानी IMF प्रोग्राम नहीं मुकम्मल कर सकेगा, बैक ऑन ट्रैक नहीं ला सकेगा, ये जो तमाम चीजें इन्होंने पॉलिटिकल मोटिव के साथ जाते जाते तबाही करके लैंड माइन्स बचा के चले गए, तो अगर वो नहीं ठीक होंगी तो फिर प्रोग्राम नहीं होगा। जब प्रोग्राम नहीं होगा तो वो भयानक एक पिक्चर आती है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट ना करे, और इंशाल्लाह नहीं करेगा, मेरा ईमान है। लेकिन मैं हाइपोथेटिकली अगर ये नई हुकूमत इतनी बड़ी मुश्किलात में फंसी हुई जो इकोनॉमी थी उसके लिए ये इतने यानी अनपॉपुलर डिसीजन ना करती, तो फिर क्या होता? IMF प्रोग्राम रिवाइव वापस ना होता। अगर IMF प्रोग्राम ना होता तो फिर क्या होता? फिर ये है कि आपके अगले 1 साल में आपने 21-22 अरब डॉलर आपकी लाइबिलिटीज हैं जो आपने रूटीन में पे करनी है मुख्तलिफ ममालिक को। ये अगर बिजनेस एज यूजुअल हो तो मसला नहीं होता। आप नई फैसिलिटी लेते हैं, पुरानी दे देते हैं, क्योंकि ये तो हमने कभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का यही हाल है कि आपका जो नेट डेट है एक्सटर्नल वो कम नहीं होता, वो वर्चुअली उतना भी रहे, लेकिन जब आपने एक ड्यू डेट को पेमेंट करनी है तो आप कहीं से पैसे लेकर उसको पे करेंगे ना, चाहे आपका डेट ना भी बढ़े। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। एक तो ये साबित हो गया इस रिपोर्ट से कि जो इस वक्त की हुकूमत ने खदशात जाहिर किए थे कि PTI की हुकूमत ने जाते जाते ऐसी लैंडमाइन बिछा दी कि उनका ख्याल ये था कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और जिस तरह इमरान खान साहब दावा करते थे कि श्रीलंका बनेगा, वो उसको पूरा करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। तो IMF की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी कि वाकईतन उन्होंने ये हरकत की। दूसरी बात ये कि इसमें इस रिपोर्ट में ये भी तासुर मिल रहा है कि यूटिलिटी बिलों में 53% इजाफा होगा, और पेट्रोलियम पर जनरल सेल टैक्स की बहाली होगी, और जो सब्सिडीज़ हैं वो वापस होगी। उससे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कितना मजीद असर पड़ने जा रहा है? देखिए, मैं अगर आपकी इजाजत हो सिर्फ वो पहला सेंटेंस जरा जी प्लीज। मैं अर्ज कर रहा था कि 21-22 बिलियन आपको अगले साल एक में आपने अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करनी है, और जो आपका नॉर्मल करंट अकाउंट डेफिसिट है सालाना, वो आपकी लायबिलिटीज के अलावा है। यानी आपकी जो अर्निंग है एक्सपोर्ट की, पाकिस्तानियों ने पैसे भेजने हैं, अगर आपने कोई एसेट सोचा हुआ प्राइवेटाइज करना, माइनस आपकी इंपोर्ट्स और आपकी जो सिक्योरिटी एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं, वो मिला के उसका फर्क करीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर है। उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो आपके लिए वो 30 से 32 बिलियन जो आपने इंटरनेशनल मार्केट से, मल्टीलैटरल डोनर से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इनसे जो रेज करना है उसकी फिर पॉसिबिलिटी रुक जाती है। अगर IMF आपका जो हेल्थ डॉक्टर है जो कि रिकग्नाइज्ड सब अदारों से, वो आपसे डील नहीं करते। अब तो ये नौबत आ गई थी अनफॉर्चुनेटली कि आपको आपका 4 बिलियन जब सारी चीजें इस हुकूमत ने कर दी, तो जो हमारा अगले साल की प्रोजेक्शन में 4 बिलियन डॉलर के करीब गैप आ रहा था फॉर एक्सटर्नल यानी फॉरेन करेंसी का। उन्होंने कहा जी आप इसको प्लग करें। आपको याद होगा कि फिर सऊदी अरेबिया से बात हुई, फिर कतर से बात हुई, और वो कंफर्ट लेटर अरेंज हुए। उसके बाद ये प्रोग्राम फाइनल हुआ, 7th 8th रिव्यू, और आपको पैसे मिले। ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। शौकत तरीन साहब का बुखारी साहब ने आपने कोट किया, मुझे हैरानगी होती है कि ये प्रोग्राम कैसे उन्होंने सितंबर में खत्म कर देना था, जबकि वो अभी 8वें रिव्यू पे है। आपको तो 12 रिव्यू होते हैं। ये तो कई दफा सस्पेंड हुआ इनकी 3.5 साल की हुकूमत में, और सस्पेंड होने के बाद दोबारा शुरू हुआ। तो ये 2019 में इन्होंने शुरू किया। हाँ, इफ एवरीथिंग वाज परफॉर्म्ड, ये अगर हर काम ये ठीक करते, इकोनॉमी ठीक परफॉर्म होती, फिस्कल डेफिसिट काबू में रहता, आपकी प्राइम डेफिसिट ना होता जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, और आपका रेवेन्यू उसी तरह जनरेट होता, आपका बजट डेफिसिट ना होता, तो फिर तो यस प्रोग्राम होता जैसे हमने किया था।
पाकिस्तान की तारीख में एक ही प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है। पाकिस्तान की पूरी तारीख में वो 2016, 2019 का प्रोग्राम है, जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे और मैं एक खादम फाइनेंस मिनिस्टर था। और उसके अलावा कभी पाकिस्तान ने 12 रिव्यू मुकम्मल नहीं किए। भाग जाता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो डिक्टेटर्स की भी हुकूमत हो जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता, वो भी नहीं कर सकी कभी प्रोग्राम मुकम्मल। हमने किए, हमने 12 के 12 रिव्यू पूरे किए, हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दिए, हमने नेशनल इंटरनेशनल रिजर्व्स को हमने जो एग्रीड था उससे ज्यादा परफॉर्म किया, हाईएस्ट रिजर्व जो थे। तो बात ये जी कि कमिटमेंट की बात है। और अब मैं ये गुजारिश करूंगा जो बुखारी साहब कह रहे हैं कि देखें इन चीजों का इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन क्या हम अब जो फ्लड्स है, जो इस वक्त कौम के ऊपर एक आफत आई हुई है, जो गरीब आदमी तरस रहे हैं, क्या हम उनको भुला दें? तो इट इज द नेगोशिएशन स्किल्स, यू हैव टू एंगेज देम। हाँ, अगर हम रेवेन्यू को लूज करते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज याद करा दूं, शौकत तरीन और इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे यूटिलिटीज की, और साथ ये कहा कि हम 10 रुपए डीजल पेट्रोल रुपया 5 जो बिजली कम कर रहे हैं, साथ एक दो लफ्ज हमेशा गौर से करें, वो बहुत मीनिंगफुल है। इन्होंने कहा ये जो सब्सिडीज है फंडेड है, फंडेड। अगर आप फंडेड यानी आपने उसके लिए पैसे अरेंज कर लिए हैं, आपके बजट में आपने स्पेस क्रिएट कर ली है, या आपका रेवेन्यू बढ़ गया है, या आपने कुछ और एक्सपेंडिचर कर लिए है, ये झूठी स्टेटमेंट थी। ये स्टेटमेंट साबित हो गई कि दे डिड नॉट हैव एनी फंडेड फैसिलिटीज। और अगर वो फंडेड सब्सिडीज होती तो फिर कोई मसला नहीं था उसका। तो ये शौकत साहब बहुत अनरीजनेबल बात कर रही थी, हमने सितंबर में प्रोग्राम खत्म कर लेना था। और भाई अभी तो आपने सिर्फ 6 रिव्यू किए हैं, रिव्यू तो आपने। डॉक्टर साहब माजरत मैं आपको काट रही हूँ बीच में, लेकिन एक अवामी सवाल जो है वो मुझे करना है। मुफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि महंगाई अगले 2 महीने में वो किसी हद तक कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन IMF की जो रिपोर्ट है या IMF का जो दावा है वो ये है कि रवा बरस महंगाई की यही शिद्दत बरकरार रहेगी और बात मुजाहिरों तक भी पहुंच सकती है। तो अवाम वाकई जो है वो आपके मुंह से कुछ एक ऐसी बात सुनना चाह रहे हैं कि उनके लिए कोई रिलीफ मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कितने कितने दिन और कितने महीने और मजीद लगेंगे? क्योंकि एक उम्मीद तो बन जाती है ना कि हाँ कोई रिलीफ हमारे लिए भी जो है वो आने वाला है। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए इस रिलीफ भी एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो नॉन परफॉर्मेंस थी पिछली हुकूमत की, उसके असरात अब आपके सामने सारे आए हैं, और ये IMF की रिपोर्ट उसको एंडोर्स कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने वो लैंड माइन जो इन्होंने बिछाई थी उसको आपने क्लियर किया, वो किया, तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज यही था कि महंगाई तो बढ़नी थी, यानी ये बढ़नी एक्चुअली उनके जमाने में चाहिए। और वो जो अपनी महंगाई जो हमने फूड इन्फ्लेशन जब ये हुकूमत में आए थे 2% पे छोड़ी थी, और जनरल इन्फ्लेशन 4% पे छोड़ी थी, तो आपको याद होगा ये डबल डिजिट में रूरल भी और फिर अपना डोमेस्टिक भी ये डबल डिजिट में ये महंगाई को ऑलरेडी ले जा चुके थे। अगर ये चीजें जो इन्होंने पॉलिटिकल गिमिक करके और अपनी यानी अवाम में एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह जाते जाते कर गए और कई महीने लगे उसमें से निकलने के लिए, तो वो उसका इम्पैक्ट तो एक्चुअली है उस वक्त का ये सारा किया धरा। अब चूंकि उसको रिवर्स किया गया, ठीक किया गया, तो उसका भी असर अब आ रहा है। नो वे फॉरवर्ड जो आपने कोट किया मुफ्ती इस्माइल साहब की बात के, वो कहते हैं कम करेंगे। देखिए अभी हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ करना है, क्योंकि अभी तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि जिस तरह ये चल रहा था और ये तो चलता रहता। मैंने कल ही परसों एक वेस्टर्न बड़ी रिपोर्ट पढ़ी है बड़ी डिटेल्ड में, तो पाकिस्तान वाज वेरी नियर मैक्रो इकोनॉमिक सीरियस इंस्टेबिलिटी स्टेज के ऊपर। अगर ये मामला रुकता ना या रोका ना जाता और करेक्टिव मेजर्स ना होते, पेनफुल हम ये सारे मामला ना करती है हुकूमत, तो ये हम बहुत करीब थे। और जब ये ना होता तो फिर आपको तो कोई पैसा देने बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत ही गैर मकबूल किस्म के फैसले हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में मुफ्ता इस्माइल साहब ने लिए हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी मुआवनत कितनी हासिल थी मुफ्ता साहब को, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म जो है वो उन्होंने लिया है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाया, लेकिन क्रिटिसिज्म भी उतना ही उनके ऊपर हमने देखा कि आवाम की तरफ से आया, क्योंकि काफ़ी गैर मकबूल फैसले उन्होंने लिए। आपकी कितनी मुआवनत थी? और मुफ्ता साहब ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया कि हुकूमत के पास तो 13 महीने है, मेरे पास टाइम कम है। तो उनके पास टाइम कम है तो कौन आ रहा है उनकी जगह? क्या आप उनको रिप्लेस करने वाले हैं? करता हूँ। बात यह है कि वो जाहिर है कि उन्होंने, मैंने देखे उनकी IBA में कराची में उन्होंने बातचीत की है और उनकी तकरीर वगैरह का तफसील मैंने पढ़ी है। बात यह कि नंबर 1 बात यह है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सारा किया धरा
पीटीआई की गवर्नमेंट का था, और अभी आप हमें छोड़ दें, आईएमएफ उसको एंडोर्स कर रहा है। नंबर 1 ये रिपोर्ट अब हमने तो नहीं लिखवा सकते ना जी, वो इंडिपेंडेंट अदारा है, उसने एक आपका लेंडर है, सारी दुनिया में उसकी रिकग्निशन है, तो उसने अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दी है, क्योंकि वो वजूहात उसने बता दी है। जनरली मैं समझता हूँ कि अभी भी उन्होंने बड़ी शुगर कोटेड लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और दे हैव बीन वेरी पोलाइट, इट कुड हैव बीन वेरी कर्ट एज वेल। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने लिखा है। नंबर 2 ये कि जो महंगाई का अभी तूफान आया है, इसमें कई और एलिमेंट हैं, इसमें इंपोर्टेड एलिमेंट भी है, आपकी एनर्जी सारी इंपोर्ट होती है, उसका बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है इस महंगाई में। और तीसरी बात असल में ये है कि जो फिस्कल डिसिप्लिन, यानी खान साहब ने उसके परखशे उड़ा दिए, आमदनी बढ़ा नहीं सके। कहा था 1 साल में, आपको याद होगा जलसे में इसाक डार, तुमने तो 5 साल में डबल किया, मैं 1 साल में 4000 को 8000 अरब पे लेके जाऊंगा। किधर है वो 8000 अरब? यानी 3.5 साल में भी वहां नहीं पहुंच सके, 1 साल बात की थी। आप जब अपनी आमदनी बढ़ा ना सकें, अखराजात कम ना कर सके, बल्कि उल्टा 35% बढ़ा दें, आमदनी आपका टारगेट हो ना, उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप बोरो करेंगे। बोरो करने का मतलब है कि 5000 अरब से ज्यादा ये अपना साल छोड़ के गए हैं बजट डेफिसिट, विच मींस कि यू विल बोरो एक्स्ट्रा 5000 बिलियन जस्ट टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास कम है, जानना मैं ये चाह रही हूँ कि मिफ्ता साहब ने कहा कि उनके पास टाइम कम है, तो आप आ रहे हैं उनकी जगह? मैं मिफ्ता साहब की वो जवाब दे रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं ना कि अब हम इसको कंटेन करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो महंगाई अगस्त की है वो 24% पे चली गई, अनफॉर्चुनेटली इट्स अराउंड 24%, तो सॉरी 27%, 27.3%। ये 1974-75 फिस्कल ईयर में इससे जरा कम थी, यानी ये इतनी मुद्दत के बाद ओवर 4 डेकेड्स ये इतनी ज्यादा है। लेकिन वो कहें कि इस हुकूमत का कसूर है, इस हुकूमत का कसूर नहीं है, मैंने रीजन बता दिए हैं। हाँ, अब हमें रुपए को स्टेबल करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस महंगाई में। अगर ये आज हाइपोथेटिकली, अगर ये, मैं समझता हूँ कि रुपया की कदर जो है वो कुछ स्पेकुलेटर्स ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करके खराब की हुई है। इसको 170-80 के दरमियान होता तो आज देखें कि आपकी कीमतें 1/3 के करीब वैसे ही, यानी आपकी महंगाई 8-9% वैसे ही कंट्रोल हो जाती। तो हमें अब एज ए कंट्री, एज ए गवर्नमेंट, हमें अब पूरी एफर्ट करनी है कि हम अपने तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको सीधी डायरेक्शन में लेके जाएं, और उनको हम स्टेबिलिटी की तरफ लाएं, ताकि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। जहां तक मिफ्ता साहब ने कहा कि हुकूमत का 13 महीने हैं, और मैंने उनका मतलब ये है कि हमारे आइन में लिखा है आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 9, जिसके तहत वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए हुए इस वक्त, क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए या स्टेट मिनिस्टर बनने के लिए आपका पार्लियामेंटेरियन होना जरूरी है। आपको स्टेटस दिया जा सकता है, लेकिन आप मिनिस्टर तभी हो सकते हैं। वो एक क्लॉज है कि अगर इमरजेंसी में आप किसी को मिनिस्टर बनाना चाहें, अगर वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है तो 6 महीने तक हो सकता है। तो उन्होंने वो करीबन 10-11 अप्रैल को ओथ ली थी, तो वो 6 महीने तक तो फाइनेंस मिनिस्टर रह सकते हैं, लेकिन उनसे काम जो है वो ये पार्टी के लिए लिया जा सकता है, और वो उसमें प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। जो हुकूमत है, यूनिटी गवर्नमेंट है इस वक्त, PMLN दूसरी पार्टी की, वो फैसला करेंगी। लेकिन पहले उनका हिंट इस तरफ होगा कि जी उनकी जो टर्म है वो करीबन अक्टूबर के मिडल से पहले। जी वो उनका ये कहना है कि मेरे पास टाइम कम है, यकीनन इसी तरफ इशारा था। एक तो डॉक्टर साहब आपकी खूबी ये है कि आप बहुत सारे हमारे सवाल जो है उसका जवाब अपने जवाब के अंदर ही शामिल कर लेते हैं। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें। वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि हम अब डिफ़ॉल्ट से तो के ख़तरे से तो निकल आए हैं, अब हमें श्रीलंका नहीं बनना है, जिसकी ख्वाहिश का इजहार जो है इमरान खान साहब बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आप हमें ये बताइएगा कि कितना अरसा दरकार होगा कि ये जो हैंगिंग सोर्ड है ऑन आर नेक एज ए नेशन, इससे हमें निजात मिल जाए। मुख्तसर बस ये आखिरी पैगाम आप जी दे दीजिए। मैं समझता हूं कि ये एक डेंजर था, ये इमीडिएट नहीं था। नंबर 1, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, ये डिफॉल्ट का डेंजर तब था कि अगर IMF प्रोग्राम 7th 8th रिव्यू ना होते, IMF हैंग करता और दूसरे अदारे जो है वो आपको कुछ ना देते, और आपकी लाइबिलिटी जो है वो तो टाइम पे आपने पे करनी है अगले 12 महीने में, तो वो एक डेंजर था, दैट इज ओवर। सो इसीलिए IMF के प्रोग्राम का रिवाइवल जरूरी था, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान अल्लाह के फजल से ना, मैं समझता हूं कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, तो ये कभी भी डिफॉल्ट के करीब नहीं होगा। ये हमारी अपनी पॉलिटिकल क़यादत है। इमरान खान साहब, आप जरा उठाएं इनके पहले चंद महीने की विजिट्स, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, जहां जहां ये गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया।
जी हम डेट ट्रैप में फंसे हैं, यानी एड्रेस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को और कह रहे हैं हम डेट ट्रैप में फंसे हैं। वो पागल इन्वेस्टर होगा जो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। सही बात है। और साथ आप ये भी कह रहे होते थे कि हम चोर हैं, मेरे मुल्क में तो सिर्फ हैं ही चोर, हम डाकू हैं। अच्छा साथ बुखारी साहब, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, और मैं आपके तवज्जो से आपके ऑडियंस और आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये हम अपने मुल्क को खुद बदनाम करते हैं, ताकि जो हमारा लेंडर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो पीछे हट के देखे यार एक मुल्क का एक लीडर है, एक पार्टी का हेड है, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि हम डेट ट्रैप में हैं। ओ भाई, जापान का डेट टू जीडीपी 250% से ज्यादा है, अमेरिका का 110% जीडीपी है, कोविड के बाद यूके का 100% से ऊपर चला गया। मैं आपको दर्जनों ममालिक तक की आप तक गिना सकता हूं जिनका 100% से ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि, और हम तो 80 और 90 के दौरान फंसे हुए थे, तो आप जाकर मुल्क को बदनाम करें, ये बंद करें घटिया सियासत। ये वैसी घटिया सियासत थी इमरान खान साहब की, जो उन्होंने जाते जाते ये लैंड माइन बिछाई और ऐसी चीजें कर दिया कि चले हुकूमत जाने, ये जाने, मुल्क श्रीलंका बनते तो बने। हमें ये एटीट्यूड बदलना होगा। ये मुल्क है तो सबका यानी कोई इज्जत है, एहतराम है, कोई रिकग्निशन है। खुदा ना खासा मुल्क ना होगा तो कोई भी कुछ नहीं है। तो ये जो है ना, ये पेटी सियासत में से कहता हूँ, इसको छोड़ना पड़ेगा। खासकर पॉइंट है, बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे कि इस रवैया होगा, अगर मुल्क खुदा न खास्ता नहीं होगा तो कहाँ पर करनी है कि सियासत, फिर कोई भी कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो उसको अपनाना चाहिए। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। और अभी हमें जाना है बुखारी साहब के पास। बुखारी साहब, हमने माहिराना राय तो ले ली है डार साहब की, लेकिन आपकी जो माहिराना राय है वो भी बाकी है। चार्जशीट एक पेश कर दी गई है, IMF की जानिब से पेश की गई है, जिनके साथ डील में गई थी PTI की हुकूमत, और वही कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की तबाही के ज़िम्मेदार जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत है। तो किस तरह से इसको देखा जाए? उन्होंने कहा कि कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद ही नहीं किया गया। ये तो बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि सियासत इस हद तक अगर की जाएगी कि मुल्क की सालमियत पर बात आ जाएगी, तो अगर खुदा न खास्ता मुल्क नहीं रहेगा तो सियासत कहाँ करनी है हमने? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने इसहाक डार साहब से जो गुफ्तगू की है उसमें काफ़ी चीज़ों की वजाहत हो गई है। टेक्निकली आपको टेक्निकल इनपुट चाहिए होता है इस किस्म की सूरत हाल से डील करने के लिए, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में मोहर लगा दी कि जनाब जी जो PTI की गवर्नमेंट थी, ये जाते जाते काफ़ी सारी लैंड माइन लगा गई थी ताकि बेड़ा गर्क हो इकॉनमी का। अब पहले हम समझते थे कि शायद ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत में मलबा डाल रही है, लेकिन ये साबित हो गया कि ये वाक़तन इन्होंने कीमतें कम करके गैस की भी, पेट्रोल की भी और बिजली की भी तबाही का सामान जो है मुहैया किया था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखें दो बातें ये हैं। एक, पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अगर 2007 में शौकत तरीन जो हमारे वज़ीर आज़म थे और जो उससे पहले वज़ीर ख़जाना थे, अगर उनके दौर में IMF की छुट्टी हो सकती है, उस वक्त भी हम इसी तरह फंसे हुए थे, उस वक्त भी इसी तरह का इकोनॉमिक क्रंच था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा ये पड़े हैं आपके पैसे उठाएं यहाँ से और भाग जाएं। और IMF पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके चली गई वापस। एक तो पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ये ख्वाहिश है, चाहे इसहाक डार साहब आएँ, चाहे मिफ्ता साहब हो, चाहे कोई भी हो, एक तो पाकिस्तान को इस IMF की लानत से निजात मिल जाए। अगर तो पाकिस्तान के हालात ऑब्वियसली बेहतर होंगे तो निजात मिलेगी, क्योंकि जब आपको ये सारे पैसे वापस करने हैं तो वो होगा। और हमारा ख्याल ये था, मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है कि जिस तरह हम कहते थे कि जो हमारा CPEC है वो हमारा विसल ब्लोअर है, वो हमारी गोल्ड माइन है, वो गेम चेंजर है, वो अगर 4 साल का बीच में सस्पेंशन ना होती अगर, तो शायद हम किसी किनारे पहुंच गए होते और कुछ वो सब कुछ हो रहा होता या होना शुरू हो गया होता, जिससे हमें इस किस्म के कर्ज़ों से, इस किस्म की जो लानत है उससे निजात मिल जाती। इसका कसूर किसका है, ये मेरे ख्याल से इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है कि हम इसके ऊपर बात करें। लेकिन बुखारी साहब, अभी जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि झटका मिल सकता है बिजली के बिलों के ऊपर, और गैस के नर्ख, सर्दियाँ आने वाली हैं, वो भी 53% और बढ़ने वाले हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की बहाली, मजीद सब्सिडी की वापसी, तो ये क्या होने जा रहा है आवाम के साथ? देखें, प्रेशर तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक प्रेशर वो होता है जो आप सस्टेन नहीं कर सकते, क्रश हो जाते हैं उसके नीचे। एक प्रेशर होता है कि वो आया और उसको किसी तरीके से हैंडल कर लिया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस IMF के प्रोग्राम के थ्रू होने से, यानी जो 7वीं और 8वीं किस्त मिल गई है, अभी इससे बड़ी किस्त आने वाली है, $3.5 बिलियन की भी बातचीत हो रही है।
लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है इस डील का, इसके एग्जीक्यूट होने का, वो ये है कि जो हमारे दोस्त ममालिक थे, जो इंटरनेशनल डोनर्स थे, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, वो रास्ता खुल गया है। अच्छा। ये एक तरह का पैसेज है जो हमें मिला है IMF के थ्रू, बल्कि यूँ कह रहे हैं कि हमें रूट परमिट मिल गया है। हमारे यहाँ अब फाइनेंशियल डोनेशंस भी आएंगी, इमदाद भी आएगी और लोन्स भी आएंगे जो ऑलमोस्ट एट ए हॉल्ट थे। आप ये देखिए कि ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ आई हैं, इसके अंदर जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी चिप इन कर रही है, जिस तरह से हमारे दोस्त सारे रिवाइव हो गए हैं जो या नाराज़ थे या बात करने पर आमादा नहीं थे, यही हाल हमारी इकोनॉमी के रेस्टोरेशन के लिए भी होगा कि उसकी सस्टेनेंस के लिए हमें इन दोस्तों की ज़रूरत होगी, जो कि रास्ता खुल गया है। ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा मिफ्ता इस्माइल को, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट मिफ्ता इस्माइल हैज़ डन दैट। और वो वजाहत उन्होंने कर दी शौकत अपने इसाक डार साहब ने कि जो इलेक्टेड आदमी नहीं है वो 6 महीने से ज़्यादा वजीर नहीं रह सकता। तो उनका ये कहना कि मेरे पास वक्त कम है, ये इशारा इस लेकिन सवाल तो मेरा भी जायज़ था ना, अब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में कौन रिप्लेस कर सकता है मिफ्ता साहब को? देखिए तो बात ये है, मैं अर्ज कर देता हूँ, हम उनसे सवाल आपने पूछ लिया था, लेकिन मुझसे चूंकि एक रात पहले उनकी बड़ी तफसील से बात हुई थी, इसलिए मैं थोड़ी सी वजाहत है उसकी। अगर आप अंदर की बात बता देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो आने के लिए बहुत देर से मचल रहा था, लेकिन पहले तो पिछली हुकूमत ने 4 साल तक मुझे ना सिर्फ ये कि मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया, बल्कि तमाम एम्बेसीज को हदायतनामा जारी किया कि इसाक डार को कहीं से कोई पासपोर्ट इशू ना हो। तो वो 4 साल तो आप मेरे खाते में नहीं डाल सकते। फिर इन्होंने मेरे खिलाफ मेरी गैर मौजूदगी में एक जाली केस बनाया, जिसके लिए मैंने अपील कर रखी है। अब मेरी ख्वाहिश है कि उस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मैंने यहाँ से वकील भेजा है लंदन से, जो आ गया है यहाँ। वो अनफॉर्चुनेटली बीमार हो गए, जिसकी वजह से 1 हफ्ते के लिए वो डेफर हो गया है। उनका ख्याल ये है, और हमें भी यही तवक्को है, कि चूँकि वो केस बेमानी है, जाली है, उस केस के अंदर सबूत नहीं है, तो अगर वो केस खत्म हो जाता है अदालत की तरफ से, तो मेरा ख्याल है ही विल पिक अप द नेक्स्ट फ्लाइट एंड कम बैक। कोई दो राय इसमें नहीं है। जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में शायद वो आ जाएं, ये बात दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन ये बात मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल करनी चाहिए कि पिछली हुकूमत ने उनके साथ जिस किस्म की नाइंसाफियाँ की हैं, उनको अल्टीमेटली उसके ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए। एक बात ये हो गई। यकीनी तौर पर जो आपने कहा भी उनसे, वो असल में थोड़ा सा शाई करते हैं क्रेडिट अगर आप उनको देने की कोशिश करें। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मुशावरत हासिल थी, लेकिन ये मैं बात बता दूं आपको कि मुस्लिम लीग नवाज़, जिसके सरबराह नवाज शरीफ हैं और उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उनकी वसातत से इसाक डार साहब की मुकम्मल मुशावरत जो है वो हासिल रही है। और एक बात और जो यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है कि बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ शौकत तरीन भी उनमें से थे, लेकिन उन्होंने इसको मिसयूज़ किया है बहुत। इसाक डार साहब वो आदमी हैं जो IMF के माइंड सेट को समझते हैं। वो इसाक डार वो आदमी हैं जिनका कंफर्ट लेवल टू निगोशिएट विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज़ मार्वलस, मतलब है वो एक रिकॉर्ड है। तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अगर वो फ़र्ज़ करें आ जाते हैं जैसा कि आपने उनसे पूछने की कोशिश की, और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि वो आ जाएंगे, तो IMF के साथ हमारी नेगोशिएशंस का लेवल बिल्कुल और बेहतर हो जाएगा। एक दूसरी बात ये, उसके बाद फिर आपने जाना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। वर्ल्ड बैंक है, ADB है। आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नए जॉब्स क्रिएट हों, नई इंडस्ट्री लगे, तो आपको ये पैसे तो चाहिए बहरहाल, और इसके लिए एक ऐसा स्किलफुल आदमी होना चाहिए जो ऐसी टर्म्स पर आपको सरमाया ला के दे, सरमायाकारी जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें स्टिंग्स ना हो। लेकिन कुछ मैं आप चाहूँगी कि हमने काफ़ी इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। कुछ शौकत तरीन साहब की स्किल्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। वो ये कह रहे हैं कि उनकी स्किल्स इस हद तक थी कि वो सितंबर 2022 में IMF को फारिग करा देते। ये बेमानी बात जो है, इसका यानी भांडा तो फोड़ दिया है इसाक डार साहब ने अपनी गुफ्तगू में, कि अभी तो आपने इस नए प्रोग्राम को सस्टेन करना है, अभी तो आपने उस इंस्टेबिलिटी से निपटना है जिसके बाद ये प्रोग्राम जो है फ्लो करेगा। आप कैसे कर सकते हैं? तो ये तो एक दीवाने की बढ़ आप इसको कह सकते हैं। यकीनी तौर पे उन्होंने कहा था कि मैं इसकी छुट्टी करा दूंगा, लेकिन इसका तज़किरा उन्होंने हुकूमत में होते हुए नहीं कहा। हुकूमत में होते हुए शौकत तरीन साहब ने अपनी तमाम तर स्किल्स इस्तेमाल करके हमें ये बावर कराने की कोशिश की थी कि IMF के पास जाए बगैर कोई चारा
जाना नहीं। आपको याद होगा। हाँ जी। फिर उन्होंने ये भी रिग्रेट किया था कि मेरी हुकूमत ने, यानी पीटीआई की हुकूमत ने डिले किया IMF के पास जाना। हाँ, बहुत ये पहले भी हमें बहुत जाना बड़ा चाहिए इशू था, रहा याद है आपको। जब ये गुफ्तगू हो तो फिर ये इस तरह की नारेबाजी का कोई फायदा नहीं। मैं समझता हूँ उन्होंने जो वो वीडियो जो लीक हुई है, जिसमें वो 2 सूबों के वज़राए ख़जाना को कह रहे हैं कि आपने सपोर्ट नहीं करना है, आपने कोऑपरेट नहीं करना है वो सेंटर कह रहे के हैं साथ। कि फेक है। देखें, फेक है तो अदालत क्यों नहीं जाते? नहीं, वो कहते हैं वो कहीं नहीं जा रहे। वो इसलिए नहीं जाते कि उनके पास, देखें जो होता है ना कट पेस्ट वाला मामला, उसके अंदर ब्रेक्स आती हैं। मैं तो सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं ना, आप भी बेपनाह रहती हैं, वो नज़र आ जाती है जहाँ कट पेस्ट होती है। ना गुफ्तगू के फ्लो में कहीं कोई गैप है, नहीं तो ना कोई जंप इतनी है। बड़ी बात तो नहीं है, फॉरेंसिक हो सकता है, आराम से पता चल सकता है कि वो फेक नहीं है। कराना चाहते ना, इसलिए कि वो गुफ्तगू ठीक है, अच्छा, वो गुफ्तगू बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के उस बयान के बाद कहा कि उसने ऐसा क्या कह दिया जी, इस तो कानून में तो उसकी कोई पकड़ ही नहीं है जी। लेकिन जब आप इसका किसी एक आम फहम आदमी से गुफ्तगू करें और उसे कहें कि एक शख्स कह रहा है कि आप अपने सीनियर ऑफिसर्स का, फौज को कहना मानना छोड़ दें, ये बगावत की तरगीब नहीं है तो क्या है। यही हाल इनका है। इन्होंने जो वो वीडियो लीक हुई है उसने इनको एक्सपोज कर दिया है। मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद शौकत तरीन साहब हैज़ एनी कैरियर इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब एक ट्रस्ट लेवल आप तोड़ देते हैं तो फिर ना आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, तो बाकी में कुछ और। क्विकली एक ब्रेक जो है वो बुखारी साहब हमें लेना है, वापस आएंगे तो बात करनी है हमें पीटीआई की मीडिया मुहिम के लिए मशकूक फंड्स के इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है, इस पर भी लेंगे बुखारी साहब से तज्जिया। स्टे विद अस। के बाद एक बार फिर से कहते हैं आपको खुशामदीद। खान साहब का आज बहावलपुर में जलसा था जी, तकरीर हुई हस्बे मामूल और खान साहब के जलसों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जैसा कि तलाल चौधरी साहब ने कल कहा था कि जलसों का सिलसिला इसलिए जारी है क्योंकि एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो केसेस चल रहे हैं खान साहब के ऊपर। तो दूसरी तरफ वहाँ पर भी इंकशाफात का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। बुखारी साहब, पीटीआई की मीडिया मुहिम के लिए मशकूक फंड इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हमारे सामने जो है वो आ चुका है। दूसरी तरफ जलसों का सिलसिला भी भरपूर तरीके से जारी है। देखिए, जब आपके पास पैसे बहुत होना और आपको ये समझ ना आए कि कहाँ खर्च करने हैं, तो फिर इसी तरह के फैसले होते हैं कि एक पूरा हम ख्याल स्क्वाड जो है वो तख्लीक किया गया, जिसमें मीडिया के एंकर्स थे, जिसमें जर्नलिस्ट थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत सिलेक्टिव हैं खान साहब। उन्होंने ये लॉट जो है वो चंद दर्जन लोगों के ऊपर मबनी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फंडिंग इन्होंने की है वो है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया हैंडलर्स पूरी दुनिया के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें ये भी बताया गया कि जी 12,000 के करीब लोग जो हैं सोशल मीडिया हैंडलर्स, वो KPK गवर्नमेंट ने हायर किए हैं, जो सिर्फ PTI की कैंपेन और उसकी प्रोजेक्शन करते हैं। इसी तरीके से ये पैसा, वैसे तो वो कहते थे जी जरदारी साहब ने जाली अकाउंट्स के जरिए ये किया वो किया वो किया, अब ये अपने जो दर्जनों अकाउंट निकल रहे हैं, अभी तो सिलसिला जारी है। अभी कल ही FIA ने कहा कि 2 और अकाउंट निकल आए हैं। तो ये जो पैसा इस तरह से फ्लो करता है जिसका किसी को आपने हिसाब, समझते हैं कि किसी को हिसाब नहीं देना, वो फिर इसी किस्म के कामों के ऊपर खर्च होता है। नुकसान इसका ये हुआ है, जो बात PTI की लीडरशिप को यानी रियलाइज़ नहीं हो रही, वो ये कि जब आप पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान की हुकूमतों को, पाकिस्तान के जो अपने पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनको जब जलील करने के लिए एक कसीर रकम खर्च करके जो बाहर कैंपेन्स चलाते हैं, बदनामी पाकिस्तान की हो रही है। जब आप किसी भी एक ऐसे जज जिसने आपके खिलाफ गलती से कोई फैसला दे दिया, वैसे तो फैसला गलती से आता ही नहीं है, जो भी फैसला गलत आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, उस पर अगर आप जजेस की तस्वीरों पर जूतियाँ बरसाएंगे तो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। जब आपके जो गैंगस्टर टाइप लोग हैं किसी सियासी लीडर के घर के बाहर जाके नाराबाजी करेंगे तो बदनामी पाकिस्तान की हो रही है। फिर नतीजा क्या हुआ कि रिएक्शन के तौर पर लोग जुमैमा के घर पहुँचे। वॉज दैट ए डिसेंट सीन? ऑफ कोर्स नॉट। ये बदनामी पाकिस्तान की हो रही है। तो एक तो ये, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये रवैया PTI का कभी चेंज नहीं होगा। वो समझते हैं कि यही उनकी जीत है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में, मेरे मुंह में खाक, लेकिन उनके लीडर की प्रोजेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो सही कहे चाहे वो गलत कहे। अब इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, आज जो तकरीर की उन्होंने, आज की तकरीर ले लें, उससे पहले सरगोदा की तकरीर ले लें, गुजरात की तकरीर ले लें,
जहाँ जहाँ भी वो बोल रहे हैं, अब उनके पास 3 चीज़ें हैं कहने को। एक तो वही है जो आंखें बंद करके उनके जलसा शुरू होने से पहले मैं आपको लिख के दे दूंगा, अगर उसके अलावा कुछ हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अच्छा। और दूसरा ये कि पुरानी वीडियोस जो हैं PMLN के लीडर्स की, मतलब चाहे वो मरियम है, चाहे वो हुसैन नवाज है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, वो दिखा रहे हैं और जलसे का टाइम जो है पूरा होता है। काश वो वीडियोस भी दिखाएं जिसमें वो खुद नवाज शरीफ साहब की खुशामद किया करते थे। कोई इनसे पूछे कि आप उनकी खुशामद में कितने मैचेस खिलवाने के लिए जिम खाना के ग्राउंड में जाया करते थे। मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान की बदनामी जो है, या आपको ये सेटिस्फेक्शन तो मिल जाती है कि आपने अपने पॉलिटिकल राइवल को जलील कर दिया, उसको बदनाम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी से गुरेज करें। मैं आपको इसकी एक और बदतरीन मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने आते ही असद उमर साहब ने और जो सरफराज साहब थे उनके, वो जो तिजारत के वज़ीर थे, पूरा नाम मुझे भूल रहा, उनका भी आ जाएगा, उन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा था कि ये जो IMF है इसके अंदर तो बड़े घपले हुए हैं, हम तो इसको रिविजिट करेंगे। असद उमर ने भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना ने कहा कि ओके, आप पहले इसकी तफ्तीशें कर लें, पहले आप ये फैसला कर लें कि कहाँ बेईमानी हुई है, हम उतनी देर तक काम रोक देते हैं। 4 साल IMF के ऊपर स्टैंड ऑफ रहा है। Is that what politics is? Is that what you think is party projection? No, it's not. बुखारी साहब, अभी जिस तरीके से इंकशाफात का सिलसिला जारी है, ख़ास तौर पर अगर मैं ये फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से बात करूं, तो आपको लगता है कि ये जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है PTI की तरफ से, जलसे पे जलसा और हर रोज़ एक जलसा, जबकि मुल्क में एक सैलाब की सी सूरत हाल है, आफत ज़दा करार दे दिया गया है बहुत सारी जगहों को, तो आपको लगता है कि उनको हेल्प करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी तरफ तो इंकशाफ पे इंकशाफ हो रहा है, एक के बाद दूसरा अकाउंट, दूसरे के बाद तीसरा अकाउंट सामने आ रहा है। देखिए, गुजारिश ये है, ये अकाउंट्स तो सामने आ रहे हैं, हाँ। केसेस भी अदालतों के अंदर हैं। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे शवाहद जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, मौजूद हैं, अदालतों में दिए जा रहे हैं, जिनको डिनाई करना मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि उनके खिलाफ कहीं से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हर जगह जहाँ वो जाते हैं वहाँ से रिलीफ मिल रहा है उनको, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला है, चाहे वो तोशा खाना की बेईमानी है, चाहे वो जो भी इशू है फाइनेंशियल करप्शन का, जिसके ऊपर यानी जो उसके खाते में डाली जा सकती है। मिसाल के तौर पर BTR जो वहाँ BRT, उसके बाद मालूम जब्बा, उसके बाद एक नहीं सैकड़ों केसेस उनके खिलाफ भी हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, ना वो समझते हैं कि वो किसी को जवाबदेह हैं। ये रवैया गलत है। और जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं उसके ऊपर मुझे ना एक आज़ाद नज़म मैंने पढ़ी थी कहीं, दिल चाह रहा है कि वो यहाँ आज इस प्रोग्राम में कर दी जाए। ये ऐसा फ़ैसला है कि जिसने भी इसे लिखा वो अंधा भी है, बहरा भी। समझ में कुछ नहीं आता कि ऐसे शख्स को कैसे कोई मुनसिफ समझ लेगा, किसी सूरत भी ऐसा शख्स मुनसिफ हो नहीं सकता। तो केस कुछ हो, शवाहिद कुछ हो और फैसला कुछ हो जिसका कोई तल्लक ना हो, ना शवाहिद से ना उस केस से, ये कहीं और नहीं हो सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान। बुखारी साहब, एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, उसके ऊपर भी थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय का इजहार कर दीजिए कि वज़ारत दिफ़ा ने साबिक फ़ौजियों की 2 तंजीमों से लाताल्लुकी का ऐलान जो है वो कर दिया है। कहा जा रहा है कि वो फ़ंड्स भी इकट्ठे कर रही थी, फिर सैलाब में भी जो है वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रहा था, लेकिन वो चूँकि इदारे से मुंसलिक अपने आप को बताती हैं, तो इसलिए ये लाताल्लुकी का ऐलान करना ज़रूरी था। देखिए, 2-3-4 काम हुए हैं, वो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि ये साबका फ़ौजियों की एक पूरी की पूरी लॉट थी जो PTI के फेवर में और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ थी। सोशल मीडिया के ऊपर उनके इंटरव्यूज़, उनके कोटेबल कोट्स जो हैं वो दिन रात चलाए जाते थे। फिर उनका सॉफ्टवेयर ठीक करने के लिए उनके पेंशन और पर्क्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो सस्पेंड किए गए। तो एक लॉट तो उसमें ठीक हो गई थी। अच्छा। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी मोहब्बत इमरान खान में अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, और उसका तरीका यही है कि उनको डिसोन किया जाए, उनके साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म किया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा बर वक्त फ़ैसला है, क्योंकि वरना ये अजाब भी बढ़ के किसी हद तक जा सकता था। जो मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड लोग हैं, पूरी पाकिस्तान की तारीख़ आप उठा के देख लीजिए, सिवाय इन चंद महीनों या साल 2 साल के, कभी ये नहीं होता था कि वो आउटराइटली किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट करने की गर्ज से अपने ही इदारे पर तनकीद करें। सही। ये सिलसिला रुक गया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, इसे रुक जाना चाहिए था। और अगर ये फिर सर उठाए तो इसे
पूरी कुव्वत के साथ इसका सर कुचलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपके तर्जे के लिए बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।